एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 31 को, जो कि दिया गया है चैप्टर 5 में, जो बात करता है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की। यहाँ पर हमें समझना होगा कैंसिलेशन का। कैंसिलेशन का मतलब है किसी चीज़ को ख़त्म करना, उसको वॉइड करना। और इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है? इंस्ट्रूमेंट को एसआरए में डिफ़ाइन नहीं किया गया है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिससे कोई भी राइट अराइज होते हों या कोई भी लायबिलिटी इम्पोज होती हो। अब हम इसको देखेंगे सेक्शन 31 क्या कहता है। सेक्शन 31 को रीड करेंगे। व्हेन कैंसिलेशन मे बी ऑर्डर्ड, कब कैंसिलेशन जो है उसको ऑर्डर किया जा सकता है। तो इसमें जो है यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर होती है कोर्ट की, कि वो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो लीगल इंस्ट्रूमेंट है, उसको कैंसिल किया जा सकता है या नहीं। अब इसको देखेंगे सेक्शन 31 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है। एनी पर्सन, यहाँ पर एनी पर्सन की बात की गई है, कोई भी थर्ड पर्सन, ना कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी हैं वो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हो सकता है। एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ रिटन इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड और वॉइडेबल एंड हु हैज़ रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट सच इंस्ट्रूमेंट इफ़ लेफ्ट आउटस्टैंडिंग मे कॉज हिम सीरियस इंजरी। यहाँ पर जो बात की गई है, कोई भी पर्सन जिसके खिलाफ वो रिटन इंस्ट्रूमेंट जो है वो वॉइड है या वॉइडेबल है। वॉइड या वॉइडेबल कब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट? जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें जो प्रोविज़न दिए गए हैं सेक्शन 10 से लेके 30 तक, वो उसमें बताया गया है कि कब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, कब वॉइडेबल होता है। जो हमारे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है फ्रॉड के थ्रू, कोर्सन के थ्रू, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू, या फिर मिस्टेक के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, तो वहाँ पर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करके किसी ने इंस्ट्रूमेंट बनवा लिया है या फिर वो वॉइड है। वॉइड कब होता है? जब मिस्टेक के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर बात की गई है उन इंस्ट्रूमेंट्स की जो वॉइड या वॉइडेबल हैं। एंड हु हैज़ रीजनेबल एप्रीहेंशन, और उस एनी पर्सन को, उस पर्सन को ऐसा एप्रीहेंशन है, मतलब उसको ऐसी आशंका है कि जो इंस्ट्रूमेंट है अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कैंसिल ना किया जाए, तो वो उसको सीरियस इंजरी कोज कर सकता है। तो वो एनी पर्सन जो है, कोई भी पर्सन, वो सू फाइल कर सकता है, वो सूट ला सकता है टू हैव इट एडजस्ड, कि उसको एडजज कराया जाए, उसको डिक्लेयर कराया जाए वॉइड और वॉइडेबल। एंड द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन, यहाँ कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। सो एडजस्ट इट, या तो उसको एडजस्ट कर देगी, एंड ऑर्डर इट टू बी डिलीवर्ड अप एंड कैंसिल, या उसको ऑर्डर दे देगी कि इसको कैंसिल किया जाए। अब जो हमारा सेक्शन 31 है उसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है, यहाँ पर देखेंगे। इसको हम समझ चुके हैं सेक्शन 1 में कि कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट वॉइड या वॉइडेबल है वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है अगर उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन है। उसको अगर ये एप्रीहेंशन है कि अगर इसको इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो इन फ्यूचर ये इंस्ट्रूमेंट उसको सीरियस इंजरी कोज कर देगा, इसलिए वो कोर्ट से सूट फाइल करता है कि इसको एडजज कर दिया जाए, इसको कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है। अब जो है बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। इफ़ द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे थे, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जिसको कि रजिस्टर करा लिया जाता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाएंगे, जैसे हमारा सेल डीड है, कोई गिफ्ट डीड है, या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसको हम रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो कोर्ट शैल आल्सो सेंड ए कॉपी ऑफ इट्स डिक्री। जो हमारे सबसेक्शन 1 में कोर्ट ने कैंसिलेशन की जो डिक्री दी है उसकी एक कॉपी जो है कोर्ट यहाँ पर सेंड कर देगा उस रजिस्ट्रार ऑफिसर के पास। इन हुज ऑफिस द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन सो रजिस्टर्ड, जिसके ऑफिस में ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है वो रजिस्टर्ड किया गया है। एंड सर्च ऑफिसर शैल नोट ऑन द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो जो ऑफिसर है, जो इंस्ट्रूमेंट की जो कॉपी है कंटेंट इन हिज बुक, जो उसका रजिस्टर होता है, जो उसकी बुक होती है, उसमें ये फैक्ट, कैंसिलेशन का फैक्ट उसमें कंटेंट कर देगा, उसमें लिख देगा वो। ठीक है।
इसमें ये बताया गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 32 क्या कहता है। व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स मे बी पार्शली कैंसिल्ड, कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो पार्शली कैंसिल किए जा सकते हैं। पार्शली कैंसिल का मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के किसी पार्ट को हम कैंसिल कराने की बात कर रहे हैं। वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज़ एविडेंस, जहाँ जो इंस्ट्रूमेंट है वो एविडेंस है ऑफ डिफरेंट राइट्स एंड डिफरेंट ऑब्लिगेशंस का, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें डिफरेंट राइट और डिफरेंट ऑब्लिगेशंस का वो एविडेंस है, तो कोर्ट जो है मे इन अ प्रॉपर केस, उस केस में कैंसिल कर देगा इट इन अ पार्ट एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर द रेजिड्यू। तो कोर्ट जो है उस पार्ट को कैंसिल कर देगा और बाकी का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको एज इट इज़ ही रहने देगा, उसको अलाउ कर देगा। ठीक है, यहाँ पर पूरे इंस्ट्रूमेंट को आप कैंसिल कराने की बात नहीं कर रहे हैं, उसके किसी पार्ट को कैंसिल कराने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो कोर्ट उसको भी कैंसिल कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 33 की। इसमें क्या कहा गया है। पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कंपनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसिल्ड और इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज बीइंग वॉइड और वॉइडेबल। यहाँ पर बात की गई है कि जो पावर है कोर्ट की वो रिक्वायर कर सकती है, जो दोनों पार्टीज़ हैं, जो सूट की दोनों पार्टीज़ हैं, यहाँ पर इक्विटी पर बेस्ड है, ये जो हमारा SRA के प्रोविज़न इक्विटी पर बेस्ड है। तो कोर्ट चाहती है कि अगर जो कैंसिलेशन से पहले जो किसी पार्टी ने बेनिफिट लिए हैं वो उनको रिस्टोर कराती है या उनको वापस कर दिया जाए। अगर प्लेंटिफ ने लिया है कोई बेनिफिट तो डिफेंडेंट को वापस कर दे, अगर डिफेंडेंट ने कोई प्लेंटिफ से लिया है तो उसको वापस कर दे। यहाँ पर ये बताया गया है। अब हम बात करते हैं आगे क्या कहा गया है इसमें। ऑन एडजजिंग द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू होम सच रिलीफ इज ग्रांटेड टू रिस्टोर so far as may be any benefit which he may have received from the other party and make compensation to him which justice may require. On adjudging the cancellation of an instrument के cancellation पर कोर्ट जो है ये रिक्वायर कर सकती है उस पार्टी से जिसके फेवर में वो रिलीफ ग्रांट कर रही है कि वो रिस्टोर कर दे, वो वापस कर दे उस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित कोई भी अगर बेनिफिट उसने ले लिया है तो, एंड विच ही मे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी, जो दूसरी पार्टी से उसने कोई बेनिफिट लिया है, या फिर उसको कंपनसेशन दे दे वो, जैसा भी जस्टिस के लिए आवश्यक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। ए जो है यहाँ पर ओनर है किसी शिप का और ये बी जो है ये इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, ये इसका शिप है ए का। ये क्या करता है, ये इस शिप का इंश्योरेंस कराता है इस बी इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये जो है बी ए जो है इसे फ्रॉडुलेंटली बोलता है कि मेरा शिप जो है पूरी तरह से ठीक है, लेकिन ये शिप डैमेज था। इस इंश्योरेंस कंपनी को बाद में पता चला जब इसने इंश्योरेंस कर दिया, इसका इंश्योरेंस डीड बन गई, तो बाद में इंश्योरेंस कंपनी जो है कोर्ट में जाती है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको जो है कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि उसने फ्रॉडुलेंटली ए ने हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट करा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो इसको कैंसिल कर देगी, इस इंस्ट्रूमेंट को, ये जो आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो इंश्योरेंस डीड बनी है, उसको ये कैंसिल कर देगी कोर्ट। लेकिन उससे पहले, कैंसिल करने से पहले जो हमारा सेक्शन 33 है, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो ओनर ऑफ द शिप है, जो इस ओनर ऑफ द शिप है, इसको बोलेगी, अगर ये बी बंदा लाता है, अगर कोर्ट में केस बी लाता है एज ए प्लेंटिफ, अगर कोई अगर ये बी है, ये सूट लाता है, तो ये प्लेंटिफ हो जाएगा जो सूट लाएगा ये, और ये हो जाएगा ए डिफेंडेंट।
ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लेंटिफ है बी, इंश्योरेंस कंपनी से कोर्ट बोलेगा कि आपने अगर कोई बेनिफिट लिया है इस डिफेंडेंट से तो उसको रिस्टोर करा दीजिए, अदरवाइज को कंपनसेशन दीजिए। जब इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस किया था तो प्रीमियम लिया इससे ए से, तो इसको प्रीमियम वापस करना होगा कैंसिलेशन से पहले ए को, जो भी इन्होंने प्रीमियम इसको पे किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। सबसेक्शन 2 क्या कहता है 33 का, वेयर अ डिफेंडेंट सक्सेसफुली रजिस्ट एनी सूट ऑन द ग्राउंड। यदि जो डिफेंडेंट है सफलतापूर्वक रजिस्ट करता है किसी भी सूट में इन ग्राउंड्स पर, किन ग्राउंड्स पर वो प्रतिरोध करता है डिफेंडेंट का मतलब यहाँ पर ये जो डिफेंडेंट है ए है, ये रजिस्ट करता है। जो ग्राउंड दिए गए हैं सबसेक्शन 2 में क्या है, दैट द इंस्ट्रूमेंट साउट टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट हिम इन द सूट इज वॉइडेबल एंड द कोर्ट में इफ द डिफेंडेंट हैज़ रिसीव्ड। जो इंस्ट्रूमेंट जो एनफोर्स कराया गया है इसके अगेंस्ट हिम का मतलब जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट है इस सूट में वो वॉइडेबल है। वॉइडेबल का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिस वॉइडेबल है, जो प्रोविज़न दिए गए हैं कि वो फ्रॉडुलेंटली कराया गया है या फिर कोर्सन अंडर इन्फ्लुएंस, जो भी प्रोविज़न है तो उसके बेस पे ये जो सूट है वॉइडेबल है। तो द कोर्ट में इफ़ द डिफेंडेंट हैज़ रिसीव्ड, यदि डिफेंडेंट ने कोई भी बेनिफिट किया है अंडर द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट के अधीन अंडर, तो वो दूसरी पार्टी को वो बेनिफिट रिस्टोर कर दे एज for may be such benefit to that party or make compensation for it, या उसको जो बेनिफिट हैं जो उसने लिए हैं उनके लिए कंपनसेशन उसको दे दे उस पार्टी को। यहाँ पर डिफेंडेंट जो है उसको बोला जा रहा है। दूसरा प्रोविज़न क्या है इसका बी क्या कहता है, दैट द एग्रीमेंट साउट टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट हिम, जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो एनफोर्स कराया जा रहा है एग्रीमेंट इस सूट में वो वॉइड है। वहाँ पर तो वॉइडेबल था वो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पर वॉइड है। वॉइड कब है, बाय रीज़न ऑफ हीज़ नॉट हैविंग बीन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 11 में हु इज़ कॉम्पिटेंट के बारे में बताया गया है। जो मेजर है, जो साउंड माइंड है, जो मेजर नहीं है, साउंड माइंड नहीं है, जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा है कि वो वॉइड है एग्रीमेंट, तो कोर्ट क्या करेगा, तो द कोर्ट में इफ़ द डिफेंडेंट हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर द एग्रीमेंट, अगर डिफेंडेंट ने उस एग्रीमेंट के अंडर कोई बेनिफिट लिए हैं प्लेंटिफ से, तो दूसरी पार्टी से, तो वो रिक्वायर हिम टू रिस्टोर, तो कोर्ट चाहेगा कि उसको वापस कर दिया जाए वो बेनिफिट। और जो बेनिफिट है दैट पार्टी टू द एक्सटेंट टू विच ही और हिज स्टेट हैज़ बीन बेनिफिटेड देयर बाय, उसने या उस एक्सटेंट तक जो वो या उसकी स्टेट को जो बेनिफिट हुआ है उससे, वो कोर्ट जो यहाँ पर बोलेगा कि आप उसको वापस करा दीजिए जो बेनिफिट है। तो गाइस यही था हमारा कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।